Students, today I am here with my next lecture number 20, that is the skeletal system. Skeletal system students हमने previous अपने जो है वो types of muscles की बात की थी जिसमें हमने 3 types पढ़े थे smooth muscles, cardiac muscles and skeletal muscles. Today I am going to discuss in detail about the skeletal muscles. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपके स्केलेटन के ऊपर जो स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या क्या रोल है, वो आपकी बॉडी को क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्केलेटन को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो जॉइंट्स को स्टेबलाइज रखते हैं और बॉडी हीट जितनी भी आपकी बॉडी में जनरेट होती है, जितने भी एंडोथर्म्स की बॉडी में हीट जनरेट होती है, वो अपने मसल्स को यूज करते हुए इस मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल। एक मसल जो है वो बना किस तरह किन किन पार्ट्स का होता है, यानी उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अगर हम स्केलेटल मसल्स की स्टूडेंट्स बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। डायग्राम में आप एक मसल फाइबर जो है वो इजीली देख सकते हो। एक बोन के ऊपर जो है वो स्केलेटल मसल आपको दिखाया हुआ है और उसके अंदर मसल फाइबर का पोर्शन जो है वो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस मसल फाइबर की जो है वो डिटेल दिखाऊं तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरह वो एक मसल फाइबर को जब ओपन करके देखा गया तो उसके अंदर मसल बंडल्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही इन मसल बंडल्स को जो है वो ओपन करके देखा गया तो दे आर मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ मसल फाइबर्स, और जब इस एक फाइबर को खोल के देखा गया तो उसके अंदर बहुत से मायोफिब्रिल्स थे। यानी मसल फाइबर जो है जब उसको ओपन करके देखा गया तो मायोफिब्रिल्स थे उसके अंदर, और जब मायोफिब्रिल को ओपन करके देखा जाएगा तो उसके अंदर बहुत से मायो फिलामेंट्स होंगे। मायो का वर्ड स्टूडेंट्स हम मसल्स के लिए यूज करते हैं। इसके एग्जांपल आप एक इंटरनेट वायर की ले सकते हो जिसके अंदर बहुत सी जो है वो छोटी छोटी वायर्स के साथ कनेक्टेड होके एक बहुत बड़ी जो है वो वायर बनी होती है। हमारे मसल्स की जो कंपोजिशन है वो भी थोड़ी सी ऐसी है। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें फाइबर्स की इनके, तो बेटा ये ह्यूज सेल्स होते हैं। ग्लाइकोजन इनमें प्रेजेंट होती है जो कि एनर्जी को स्टोर करती है और जरूरत मिलने पर ये ग्लूकोज बनाकर एटीपी प्रोवाइड करेगी। फिर मायोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है फॉर ऑक्सीजन कैरी, जिसको हम नाम देते हैं मायोग्लोबिन का, क्योंकि ये प्रोटीन ऑक्सीजन कैरी के लिए तो है लेकिन ये मसल्स में प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया मायोग्लोबिन का। फिर इसके अंदर बहुत से जो है वो ओवल न्यूक्लियाई आपको देखने में नजर आएंगे। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको काफी डिटेल से दिखाया हुआ है कि मायोफिब्रिल के अंदर भी जो है यानी मायोफिलामेंट्स का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक मसल फाइबर को जब ओपन किया तो उसके अंदर ये सारा कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है। सार्कोलीमा जो है ये इसकी आउटर लेयर है, इसमें बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो एटीपी प्रोवाइड कर सकें। फिर मायोफिलामेंट्स को जैसे ही मैं आगे देख रही हूँ तो आप देखें इसमें कि ये मायोफिब्रिल्स के अंदर बहुत से मायोफिलामेंट्स है। जब एक मायोफिलामेंट को खोलकर देखा गया तो स्टूडेंट्स उसके कुछ बेसिक पार्ट थे। उसमें आई बैंड था विच इज द लाइट बैंड, और ए बैंड था जो कि डार्क बैंड था। फिर उसमें एक जी लाइन या जी डिस्क जो है वो आपको ये डायग्राम में नजर आ रही है। इसी ए बैंड के अंदर एक एच जोन है जो कि बहुत लाइटर जोन होती है, और फिर उसके बाद है एम लाइन, यानी ये इसकी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एक मायोफिलामेंट बना रहे हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही इस ए बैंड के पोर्शन को विच इज आल्सो नोन एज सार्कोमेयर जो कि मायोफिब्रिल का यूनिट भी है, जब इसको देखा गया स्टूडेंट्स तो इसके अंदर जो है जी लाइन से अंदर अंदर इनको दो तरह की जो है वो प्रोटीन्स एक्चुअल में नजर आई। फर्स्ट वन इज द एक्टिन एंड द सेकंड वन इज द मायोसिन। इनको कुछ फिलामेंट्स नजर आए, एक थिक फिलामेंट था और एक थिन फिलामेंट था। जो थिक था थोड़ा सा मोटा, मतलब थोड़ा सा बल्कि नजर आ रहा था, दैट इज नोन एज मायोसिन, और जो थोड़ा सा नैरो था और थिन था दैट इज नोन एज एक्टिन। और इसी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट थी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की कुछ और प्रोटीन्स। इन सब का सिर्फ अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। इनकी फंक्शनिंग जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करूंगी। इनकी फंक्शनिंग से रिलेटेड स्टूडेंट एक बेसिक मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया गया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती कैसे है, एंड दैट मॉडल इज नॉन एज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अगर मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल दिखाऊं तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ डायग्राम में रिलैक्स स्टेट में भी मसल्स नजर आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में भी मसल्स नजर आ रहे हैं। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट जो है वो किन किन पोजीशंस में है। अगर मैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की बात करूं स्टूडेंट्स तो इसने ये प्रपोज किया था एच हेग्सले, और जो है प्रेजेंट किया था एच हेग्सले ने अपने कॉलीग्स के साथ। इसने जो है आप इस डायग्राम से इजीली देख सकते हो जो आपकी बुक में शो की हुई है कि किस तरह से जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है और किस तरह से जो है वो मसल्स रिलैक्स स्टेज में है।
अगर मैं इसी मॉडल को थोड़ा सा इलेबोरेट करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। जिस तरह हमने बात की ना मायोसिन फिलामेंट की और उसके बाद एक्टिन फिलामेंट की, तो उनकी पोजीशंस में ऐसा क्या चेंज आता है। ट्रोपोनिन जो है इनका स्ट्रक्चर अगर मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं, तो ट्रोपोनिन जो है इसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड ने एक्टिन के साथ बाइंड करना है, दूसरे ने जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ, और जो थर्ड वन जो है उसने कैल्शियम आयंस को अपने ऊपर जो है वो बाउंड करवाना है। हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है वो डिपेंड करती है। अगर हम रेस्ट पर हैं तो ट्रोपोमायोसिन ने कवर की होती है मायोसिन का हेड ऑन एक्टिन। आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर मायोसिन के हेड ने आके अटैच होना है। नॉर्मल कंडीशंस में जब हम रेस्ट पर होते हैं तो यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन लगा होता है और ये हेड क्लोज होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो ये जो ट्रोपोनिन है ये अपने ऊपर कैल्शियम को बाइंड कर लेता है। जैसे ही अपने ऊपर कैल्शियम को बाइंड करेगा स्टूडेंट्स, तो ये एक सिग्नल होगा ट्रोपोमायोसिन के लिए कि वो अपनी जगह से हट जाए। जैसे ही वो अपनी जगह से जो है वो हट जाएगा, यहाँ पर जो है वो एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगी और फिर मायोसिन का हेड जो है वो वहां पर अटैच हो जाएगा और एक क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन होती है कि डेथ के बाद जो है आपने देखा है कि बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अकड़ जाती है। वो रीजन क्या है कि उस टाइम पर ये जो क्रॉस ब्रिजेस बने होते हैं बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन स्टूडेंट्स, ये डिटैच नहीं कर पाते, ये सेपरेट नहीं हो पाते, क्योंकि एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाती। हमारी बॉडी अपनी वर्किंग छोड़ देती है, मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बना सकता और इसी वजह से जो है वो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में ही रहते हैं और क्रॉस ब्रिजेस उनके अंदर नहीं बन पाते। ये मैकेनिज्म जो है वो आपको यूजुअली दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो है और किन स्टेप्स से जो है वो मायोसिन का हेड अटैच होगा एक्टिन के साथ और वो क्रॉस ब्रिजेस बनाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रोल कि ये कैल्शियम कहाँ से आती है। हम बात करें एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्शन की, तो इसमें स्टूडेंट्स कैल्शियम का रोल क्या है। अगर मैं बात करूं टी ट्यूब्यूल्स की, तो आप डायग्राम में इजिली देख सकते हैं जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां पर आकर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो ये टी ट्यूब्यूल्स को जो है वो सिग्नल दे देते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बाद कि अब वहां पर जो है वो कैल्शियम की जरूरत है। यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं और वो टी ट्यूब्यूल जो कि एक नेटवर्क है पूरे मसल फाइबर के ऊपर, उसको एक मैसेज देते हैं कि अब वो कैल्शियम रिलीज कर दे। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ये जो कैल्शियम है वो जाकर अटैच होती है ट्रोपोनिन के साथ और ट्रोपोनिन जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो ट्रोपोनिन जो है वो मायोसिन के हेड पर से जो है वो ट्रोपोमायोसिन को उतार देता है ताकि वहां पर मायोसिन का हेड जो है वो अटैच हो और क्रॉस ब्रिज बन जाए। और स्टूडेंट्स, यही प्रोसेस जो है वो हम बिल्कुल बैकवर्ड कर लेंगे अगर मसल्स ने जो है वो डिटैच होना होगा, यानी रिलैक्स स्टेट में आना होगा। आप दोनों डायग्राम्स देख सकते हो कि रिलैक्सेशन में जो है वो क्या होगा और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा। Now in the last I will discuss all and none response. स्टूडेंट्स, हर एक के अंदर जो है ना वो रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि कितने मसल फाइबर्स जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं। यानी सारे मसल फाइबर्स जो है वो मिलकर एक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना डिपेंड करता है कि कितना मसल फाइबर जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। मींस ऑल और नन रिस्पॉन्स क्या है कि एट अ टाइम कितने मसल फाइबर्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसी को हम बात करेंगे ऑल एंड नन रिस्पॉन्स की। और इन द लास्ट स्टूडेंट्स के एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आती कहाँ से है, तो डिफरेंट सोर्सेज हैं एनर्जी की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिन फॉस्फेट है। एनारोबिक सोर्सेज भी हो सकती हैं, कभी ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही होती जब आप यूजुअली एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप वॉकिंग या रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपने अक्सर देखा है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो आपको एनर्जी मिलती है। आपने अक्सर देखा है जब आप एक्सरसाइज करो तो वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाती है फैटी एसिड्स की, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स हो सकती हैं, बहुत सी फटीग आ सकती है। फिर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, तो ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है वो एनर्जी ट्रांसफर इनके अंदर हो रहा है या मसल्स को जो है वो एनर्जी कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई टूडेज टॉपिक, यू कैन इजीली आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।